मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, क्या आपकी तैयारी अच्छी चल रही है? तो आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर किए बिना मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फ्लावर्स? व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फ्लावर्स? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, जो स्क्रीन पर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न ये वाला देखिए, कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। आप चाहें तो मेरा वीडियो सुनकर भी याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे बढ़ें। जेरोंटोलॉजी संबंधित है, तो हम जानते हैं जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। इसमें द स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में वृद्ध लोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, हाइड्रोरोनिक्स है। तो हाइड्रोरोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन से, है ना। ये हाइड्रोरोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जूलॉजी, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जीवित और मृत जानवरों, है ना, दोनों का अध्ययन कौन करता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी में जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। ठीक है। अगला सवाल, जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया है? एक बार फिर से इस प्रश्न को ध्यान में रखिए। जीव मंडल में जंतुओं की लगभग कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जीव मंडल में लगभग 12 लाख जातियों को सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा कितना? 12 लाख, 12 लैक्स, है ना, जानवरों को जीव मंडल में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो अरस्तु को। अरस्तु ने कब जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित किया? तो 384 से 322 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु ने जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में परिभाषित किया। अरस्तु, जो एरिस्टोटल के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम, है ना, उपयोग या प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोटनी? वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है?
तो याद रखिए अरस्तु को। कब से कब तक? 384 से 322 ईसा पूर्व, जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम है ना प्रयोग किया था, जो जीव विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व। उन्होंने ही उनको ही जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को। आगे बढ़े, यहाँ ये सवाल। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक की उपाधि किसे दी गई है? तो हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान के जनक की उपाधि किसे दी गई है? हिप्पोक्रेटस को। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने एवं उसका नामकरण करने का कार्य किया जाता है, क्या कहलाता है? तो क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको वर्गीकी कहते हैं। इंग्लिश में क्लासिफिकेशन और हिंदी में वर्गीकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने एवं उनका नामकरण करने का कार्य किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन, सुजननिकी में किस बात का अध्ययन करते हैं? सुजननिकी में किस बात का अध्ययन करते हैं? तो सुजननिकी में मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन करते हैं, है ना। सुजननिकी में मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, इसका जो अध्ययन है हम सुजननिकी में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक, टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? औतिकी। याद रखिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के, है ना, जीवों के ऊतकों का, टिश्यूज का, स्टडी ऑफ टिश्यूज किया जाता है, वह औतिकी कहलाता है। अगला है ये, इसे निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। आकारिक जो है जीवों का स्वरूप और बाह्य संरचना, आकारिक कहलाता है। आकारिक में जीवों का स्वरूप और बाह्य संरचना का, है ना, अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये जीवाश्मिकी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी में जीवों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है? तो जीवों का वातावरण से, एटमॉस्फेयर से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, है ना, एनिमल्स, जीवों का वातावरण से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एनिमल्स विथ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में जीवों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न, शारीरिकी। तो जैविक क्रियाओं का अध्ययन, शारीरिकी में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिकी में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कार्यिकी क्या है? तो कार्यिकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कार्यिकी कहलाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वह कार्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिप्नोलॉजी क्या, व्हाट इज हिप्नोलॉजी? तो हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ स्लीपनेस, नींद। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। नींद का जो अध्ययन है वह हिप्नोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़े, ये है सवाल, हिप्नोलॉजी क्या है? तो नींद का अध्ययन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? अस्थियों यानी हड्डियों एवं कंकाल तंत्र स्केलेटन के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी है। क्या है? ऑस्टियोलॉजी जो शाखा है वो अस्थियों एवं कंकाल तंत्र से रिलेटेड है, उसके अध्ययन से रिलेटेड है, ये ब्रांच है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जीवधारियों के शरीर में होने वाली विभिन्न आंतरिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। जीवधारियों के शरीर में होने वाली विभिन्न आंतरिक इंटरनल जो क्रिया है, फंक्शन, वह क्या कहलाता है? उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, जीवधारियों का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? जीवधारियों का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने 460 से लेकर 377 ईसा पूर्व एवं अरस्तु ने, दो आदमी मिलकर, दो वैज्ञानिक मिलकर, है ना। अरस्तु को तो हम फिलोसफर भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहा जाता है। तो इन दोनों आदमी ने, कौन कौन? हिप्पोक्रेटस और अरस्तु, ये दो लोगों ने मिलकर, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर 460 से 377 ईसा पूर्व जीवधारियों का सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए, जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे अधिक योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया? जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे अधिक योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया? कोरोलस लिनियस ने। किसने? कोरोलस लिनियस ने। जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है, कोरोलस लिनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकी का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकी का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? तो इसका जवाब होगा कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को, है ना, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, व्हिटकर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने जगतों में विभाजित किया? तो 5 जगत में। ये व्हिटकर ने संपूर्ण जीव जगत को, पूरे ब्रह्मांड को कितने जगतों में विभाजित किया? तो 5 जगतों में विभाजित किया। अगला प्रश्न, उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की एवं कौन कौन सी होती हैं? उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की एवं कौन कौन सी होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? रचनात्मक और दूसरा है विनाशात्मक। रचनात्मक और विनाशात्मक, इन दोनों को उपापचयी क्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक। विनाशात्मक ये। अगला सवाल, किस जगत के सदस्यों में रिक्तिका पाई जाती है? किस जगत के सदस्यों में रिक्तिका पाई जाती है? तो प्लांटी में। किसमें? प्लांटी में। आगे ये देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए। या सुनकर याद कीजिए या इसे देखकर पढ़कर याद कीजिए, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इससे पूछे जाते हैं। तो पुष्पों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहां फूलों का अध्ययन किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। अब फलों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन
को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का जो वीडियो मैं डाला हूं उसमें भी है, आप देख लीजिएगा। पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है ना। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ आइए, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आगे है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में। ठीक है, ये है डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए ऑफियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ए स्नेक। सांपों का अध्ययन किया जाता है कहाँ? ऑफियोलॉजी में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, आप चाहे तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा इसको, या तो आप सुनकर याद कर सकते हो या आप देखकर, वीडियो देखकर भी याद कर सकते हैं। वीडियो को सुनिए, उससे भी याद हो जाएगा। सुनने से सबसे ज़्यादा याद होता है, दिमाग पर बैठ जाएगा आपको। अगला देखिए काष्ठा पेड़ों का संवर्धन, स्लीव कल्चर कहलाता है। काष्ठा पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? स्लीव कल्चर। अगला है इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। याद रखिए, एपीकल्चर और सेरीकल्चर दोनों दो चीज है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट को पालने का जो अध्ययन है वह सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है मत्स्य पालन का अध्ययन। तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है ना। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। ये तीनों आप चाहे तो दिमाग पे सेट कर सकते हैं। पहला है मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, दूसरा है रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर, और तीसरा है मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। उसके आगे देखिए माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? माइक्रोलॉजी में। उसके नेक्स्ट और लास्ट शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।